आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कॉलर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कॉलर्स लॉ क्या है? कॉलर्स ने एक स्टडी की, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर, और उनके ऊपर स्टडी करके उसने क्या ऑब्जर्व किया कि हर एक आयन का एक फिक्स कंट्रीब्यूशन है मोलर कंडक्टिविटी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर के बजाय, चाहे वो जैसे NaCl में से Na का कंट्रीब्यूशन है, KCl में से वगैरह जो भी था, वो एक फिक्स है जिसके ऊपर उसने स्टडी करके एक लॉ दिया जिसे हम कॉलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये कॉलर्स लॉ हम निकालेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे क्या भी बोल सकते हैं, जैसे मोलर निकालनी है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इक्विवेलेंट पर भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसी का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जब हमने उसको बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड किया। सपोज NaCl है, हमने वाटर में डिजोल्व किया, वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, ज़्यादा कर लो कम पानी में या उसके अंदर और वाटर मिला के उसे डाइल्यूट करते जाए। तो अगर बहुत डाइल्यूट करें तो इसने क्या कहा, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस, वो कौन से, कैटायन और एनायन, ईच मल्टीप्लाइड विद इट्स नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट फॉर्मूला। यूनिट फॉर्मूला में जितने नंबर ऑफ आयंस आएंगे उनके सम के इक्वल क्या होगी, इनकी आयनिक कंडक्टिविटी होगी। जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के ऊपर ये नोट का सिंबल लगा के। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसके इक्वल आएगी। सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं कोई भी एग्जांपल, C एंड A। C सपोज कोई कैटायन ले लिया, A एनायन, इसके X इसके Y पार्टिकल्स ने मिलके बना है, तो किसकी इक्वल आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। कितने मल्टीप्लाई कर दें, इनके जो नंबर ऑफ आयंस है, यूनिट फॉर्मूला X एंड Y, ये क्या आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में से। अब अगर मैं इसको इक्विवेलेंट के केस में कहूं तो जो लिमिटिंग मोलर की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायंस। क्या डिपेंड्स अपॉन टू वैल्यूज, वन डिपेंड अपॉन कैटायन एंड अनदर डिपेंड अपॉन एनायन। गॉट इट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, इसकी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। वो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वहां से कंपटीशन एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जो पहली एप्लीकेशन है वो है वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे, एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्स लॉ। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आया है, CBSE में भी 2 या 3 बार आ चुका है, मेंस में भी आया है, पिछले से पिछले साल
केंद्रीय विद्यालय वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं टीचिंग वगैरह के, उनमें भी आया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आता, सेम न्यूमेरिकल आया हुआ है कई बार। तो एक न्यूमेरिकल मैं वो करवा देता हूँ आपका, उसके स्टेटमेंट लिखते हैं। सपोज इसने दिया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, इसने दिया हमें NaCl के, HCl के एंड CH3COONa के, और 126.4, 425.9 एंड 91.0 रिस्पेक्टिवली। और इसने कहा व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, और इसने हमसे क्या निकलवा ली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, ये निकलवा ली। निकलेगी कैसे? अब कॉलर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करूं NaCl, वो किसके इक्वल आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव आयन की वजह से एंड आयनिक कंडक्टिविटी एंड Cl नेगेटिव आयन की जो आयनिक कंडक्टिविटी उनका सम। वो गिवन है हमें, कितना गिवन है, NaCl का है 126.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONa की भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू Na पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव। वो कितनी गिवन है, 91। मेरे से पहले ये लिखा गया है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसकी गिवन है, HCl की, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। वो गिवन हमें 425.9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और हमें निकालनी किसकी है, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CH3COOH। वो किसके इक्वल आएगी, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव के इक्वल। वी हैव टू फाइंड इट। अब हमें क्या क्या चाहिए उस साइड, CH3CO नेगेटिव जो यहां से आ जाएगा और H पॉजिटिव जो यहां से आएगा। तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3 एंड उसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, अगर मैं 2 and 3 को ऐड करूं तो ये क्या आएगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट क्या आएगा, H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। हमें ये दो टर्म चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास Na एंड Cl, फर्स्ट में वो है। तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3 और उसमें से क्या कर दें, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट। 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा, माइनस आएगा हमारा Na पॉजिटिव लैम्डा नॉट और माइनस आएगा लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, ये कट जाएंगे, क्या बचेगा CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव जो किसके इक्वल होगा, CH3COOH। अब जो चेंजेस हमने यहाँ किए हैं, जो भी ऑपरेशन यहाँ लगाया है, वो इन वैल्यूज के साथ लगा दो। कुछ केस में सपोज ऐसा होता हमें ट्वाइस करना पड़ता, तो यहाँ पर भी ट्वाइस कर लेते। अब वैल्यू पुट करो, इन दो को ऐड कर लो, वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड करो, यहीं पर कर देता हूं मैं, क्या आएगा 9, 5 और 1 6, 9 और 2 11, 4 1 5, 5 1 6.9। यहां पर वैल्यू कितनी है 126.4, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 126.4 क्या आएगी 6 9 माइनस 4 5 और क्या होगा यहां पर 6 माइनस 6 0, 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 1 3, 390.5 ये हमारे वैल्यू आ जाएगी CH3COH के केस में।
तो बड़ा ही सिंपल है, जिसकी भी गिवन है वो सभी लिख लो। जो कैलकुलेट करना है इसी में कोई जो चेंज होगा कि नहीं, 1 2 को ऐड कर, 2 या 3 को ऐड करके, एक सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। तो एक तो एप्लीकेशन क्या हुई, हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है, दूसरी इसकी एप्लीकेशन है हम यहां पर निकाल सकते हैं जो हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सॉरी डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है वो निकाल सकते हैं अल्फा, जो हमने लास्ट यूनिट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी पढ़ी थी। अल्फा कैसे निकलेगा, अब हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर एक फिक्स वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटीज की। तो सपोज एक केस में हम लेते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी सी कॉन्सेंट्रेशन पर और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। हमें निकालना है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसके इक्वल होगी, अगर हमारी कोई मोलर कंडक्टिविटी है एट सी कॉन्सेंट्रेशन और एक मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों की रेशियो अगर हम कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और क्या निकाल सकते हैं हम, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी केसी किसके इक्वल आएगा, अल्फा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। उसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं, स्प्रिंगली सोल्यूबल जो भी सब्सटेंस हैं उनकी सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंसेस। वो कैसे निकालेंगे, एक छोटी सी टर्म याद दिलवाता हूं मैं, मोलर कंडक्टिविटी किसकी इक्वल आई थी, Kc इंटू 1000 बाय मोलरिटी। सबको ध्यान होगा कल वाले लेक्चर में। अब यहां लिमिटिंग चल रही है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब कोई स्प्रिंगली सोल्यूबल अगर सब्सटेंस है, स्प्रिंगली सोल्यूबल जो कम डिजोल होता है, फेयरली जो इजीली और ज्यादा अमाउंट में डिजोल होगा, स्प्रिंगली सोल्यूबल जो सॉल्ट है उसकी जो सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज इक्वल टू इट्स मोलरिटी, वो इक्वल है। तो यहां से मोलरिटी निकाल दो, ये सोल्यूबिलिटी अपने आप आ जाएगी। क्या होगी मोलरिटी, दैट इज इक्वल टू Kc इंटू 1000 बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही क्या हो जाएगी हमारी सोल्यूबिलिटी। वाटर की आयनिक प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं जैसे बाकियों के निकाल ली थी। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट पर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स गिवन है आपके, वो करके देखने हैं, जो भी डाउट्स आए हो इसके आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वो आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो या वोलेटिक सेल का हो या केमिकल सेल का हो, ये एक ही चीज है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या केमिकल सेल क्या होगा, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो केमिकल एनर्जी है वो कौन सी होगी, प्रोड्यूस बाय इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी होगी, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो डिवाइस क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये मैंने जो टर्म यूज की है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्या होती है, एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज मैंने ये लिया कॉपर सल्फेट, क्या लिया, कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसके अंदर मैंने डिप कर दी जिंक की रोड Zn। क्या होगा, CuSO4 प्लस Zn, ये प्रोड्यूस करेंगे ZnSO4 प्लस Cu, रिएक्शन हो जाएगी।
इन एक्चुअल हुआ क्या है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है वो क्या है, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पर जो ये Cu2 पॉजिटिव है जब जिंक के कांटेक्ट में आएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, और यू में से Zn कन्वर्ट हुआ यहां पर Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हुआ है यहां पर ऑक्सीडेशन। और Cu2 पॉजिटिव है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ। अब क्योंकि ये एक ही वेसल में हुआ है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट redox reaction if oxidation and reduction take place in same vessel। अगर ये ऑक्सीडेशन अलग हाफ वेसल में होता और रिडक्शन अलग में होता तो क्या होता, इनडायरेक्ट redox रिएक्शन। कैसे, सपोज मैंने एक वेसल, एक बीकर या जो भी वेसल है वो ये लिया, दूसरा ये लिया, इसके अंदर मैंने जो रोड लगाई वो जिंक की लगा दी, सॉल्यूशन लिया ZnSO4, वोलेटिक के केस में हम 1 मोलर लेते, इसे 1 मोलर ले लो या तो, और यहां पर मैंने ली कॉपर की इलेक्ट्रोड, किसकी, कॉपर की, और सॉल्यूशन किसका लेंगे फिर, CuSO4 का ही, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर से। अभी मैं इतनी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसकी इतना ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक चीज और मिसिंग है, वो जरूरत क्या है, कैसे है, तब लगाएंगे। अब इसमें क्या होगा, हमने राइट और लेफ्ट बीकर कह दो, या कैथोड और एनोड। एनोड कौन सा होता है, एनोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन ऑफ। अब मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, आधे बच्चे याद करते हैं, और यहां पर ये होगा नेगेटिव टर्मिनल और यहां पर ये होगा पॉजिटिव। और उसके केस में क्या था, एक ही वेसल था जिसमें हमने बैटरी से कनेक्ट किया था 2 इलेक्ट्रोड्स को, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल था ये वहां पर क्या था, कैथोड, और ये पॉजिटिव क्या था, एनोड। अब आधे बच्चे इसी में पजल रहते हैं कि यहां एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव, वहां कैथोड नेगेटिव था, एनोड पॉजिटिव। बिल्कुल पजल होने की जरूरत नहीं है। याद रखने के लिए एक मैं अच्छी ट्रिक बताता हूं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सबको पता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और रिडक्शन जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ऑक्सीडेशन याद रखो एनोड पर होगा, रिडक्शन याद रखो कैथोड पर होगा, कोई भी सेल है। वहां पर एनोड पर क्या हुआ था, नेगेटिव चार्ज वाले आए थे, आके क्या किया था उन्होंने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पर। वहां नेगेटिव टर्मिनल पर कैटायन गए थे, इलेक्ट्रॉन गेन किया था वहां जाकर, वही रिडक्शन याद रखने के लिए। वहां डिफाइन क्या करते थे, जहां एनायन माइग्रेन करे एनोड, कैटायन माइग्रेन करे वो कैथोड। अब इसके केस पर आते हैं वापस। यहां पर एट एनोड क्या है, जिंक। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। एट कैथोड क्या होगा, जो ये कॉपर 2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन में, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, कॉपर, और इस रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और ये रोड सॉल्यूशन में डिजोल्व होते जाएगी। अब चीज ध्यान से देखो, ये कैसा टर्मिनल है हमारा, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल के यहां क्या इकट्ठा होता जा रहा है, अंदर क्या आता जा रहा है सॉल्यूशन में, Zn2 पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल के यहां पर Cu2 पॉजिटिव निकलता जा रहा है, क्या बचता जा रहा है, SO4 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहां पर भी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। कुछ टाइम के बाद इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, जो हमारी डिफ्लेक्शन आ रही थी वोल्टमीटर में वो रुक जाएगी। क्यों रुकी, क्योंकि ये अपने आप ही अंदर ही न्यूट्रलाइज होने लगे। उस सिचुएशन से बचने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है भाई, सॉल्ट ब्रिज है
एक इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब है, उल्टे यू की तरह एक ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर क्या लेते हैं, आगे तो हम जिलेटिन और अगर अगर लगा के इसको बंद करते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, जो इन सेल्स में जो सॉल्यूशन है, जो आयंस हैं, उनके साथ ही रिएक्ट ना करे, उनके साथ रिएक्ट ना करे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट। वो जनरली क्या लेते हैं हम, या तो KCl या KMnO4 या K2Cr2O7 वगैरह, इनमें से कोई डाल देंगे। गॉट इट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है ये इन दोनों सॉल्यूशंस को बिना मिलाए इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा। इट विल मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल्स विदाउट इंटरमिक्सिंग दीज टू सॉल्यूशन। एक तो ये है, और इस पॉजिटिव टर्मिनल इससे क्या होगा, पॉजिटिव बना रहेगा, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव, जिसकी वजह से कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती रहेगी, उसके लिए नेसेसरी था। गॉट इट। अब जब तक ये रोड पूरी डिजोल्व नहीं हो जाती है या वहां से सारे कॉपर नहीं निकल जाए, तब तक ये करंट फ्लो होता रहेगा सॉल्ट ब्रिज की वजह से। एज आई थिंक यू गॉट इट। अब इसकी एक रिप्रेजेंटेशन और करते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन एक तो ये रिप्रेजेंटेशन ही है, ऐसे बना दे। शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए हम करते हैं, देखो पहले हम लिखते हैं मेटल, फिर हम लिखते हैं मेटल आयन, फिर हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, फिर हम लिखते हैं मेटल आयन, और फिर हम लिखते हैं मेटल। पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कई बार ये लगता है ये दो मेटल ये दो मेटल आयन, वैसे आपने +1 में भी किया है। पहले ये वाली मेटल जो एनोड पर है क्या है, जैसे इसी सेल को रिप्रेजेंट करें जिंक, फिर क्या है उसके आयन Zn2 पॉजिटिव, फिर क्या आ गई सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या आ गई कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, फिर क्या आ गया कॉपर। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है, सिंपल है बिल्कुल। तो अब ज़्यादा लेंथी ना जाए लेक्चर, इसके लिए आज के लिए हम यहाँ तक करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, इसके केस में रिप्रेजेंटेशन कैसे है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसी के साथ में करना है डैनियल सेल का एग्जाम्पल भी, तो वो भी कर सकते हैं। अगर सपोज मैं इसके केस में एक काम और कर दूं, यहाँ पर एक एक्सटर्नल सोर्स जोड़ दूं बैटरी का, और वो एक चीज़ और देखना, हमने क्या किया, उसको पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव से। अब क्या फर्क पड़ेगा, अगर इस बैटरी की पावर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, मींस जितने इसकी पॉजिटिव की पावर थी उसके पॉजिटिव की, नेगेटिव की थी उतने नेगेटिव की, तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट, इसमें डिफ्लेक्शन आएगी 0। ठीक है, साथ में एक रेजिस्टेंस भी हम जोड़ लेते हैं कंट्रोल के लिए। अगर इसकी पावर कम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है बैटरी का, तो सेल के अंदर इसमें से डिफ्लेक्शन किस साइड आएगी, करंट किधर फ्लो करेगा, जो पावरफुल है, मींस यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे, करंट आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी डायरेक्शन में। अगर बैटरी ज्यादा पावरफुल है तो किसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, बैटरी की डायरेक्शन में। एक इस रिप्रेजेंटेशन को हम देखो ऐसे भी ले सकते हैं, अगर मान लिया मैंने ये वेसल लिया किसका, कॉपर का, इसके अंदर मैंने लगा दिया ये पोर्स पोर्ट, क्या लगा दिया, एक पोर्स पोर्ट जिसमें बारीक बारीक पोर्स हैं, अंदर मैंने लगा दी किसकी रोड, जिंक की, और यहां पर ZnSO4 लिया, बाहर लिया CuSO4, और इसको कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर से ऐसे। तो ये वही सेल है। क्या हो गया, यहां पर एक इलेक्ट्रोड का काम क्या कर रहा है, कॉपर का वेसल इटसेल्फ, वो कॉपर की रोड है। लेकिन इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, किस चीज की हमें ऊपर पूरा फोकस रखना है, कि जो ये जिंक की रोड है ये अंदर लेंगे, जिंक का वेसल नहीं लेंगे हम किसी केस में। वाई, क्योंकि जिंक एनोड का काम कर रहा है, वो सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा। अगर ये वेसल जिंक का होता तो ये सॉल्यूशन में डिजोल्व होता, धीरे धीरे थिन हो जाएगा, कहीं ना कहीं से ये लीक कर जाएगा। कॉपर का है तो ऊपर डिपॉजिट होगा कॉपर, कुछ ना कुछ थिकनेस बढ़ेगी, तो हम कॉपर का ही वेसल ले सकते हैं, जिंक का नहीं। ये और ये सेम रिप्रेजेंटेशन है, कोई फर्क नहीं है।
तो आज के लेक्चर में यहां तक करोगे आप। कल के लेक्चर में हम इसी के अंदर कंटिन्यू क्या करेंगे, इनके कितनी डिफ्लेक्शन आएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिराइव करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस एंड सो ऑन। ओके।